अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो। आप सबसे गुज़ारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, तो लास्ट में इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, तो लाइक के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। आई होप आप सब मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो मज़ीद अपना स्टोरीज़ के लिए जुड़े रहिए, मज़ीद हॉरर वॉइस के साथ और हमारे हॉरर फैमिली का हिस्सा बने रहिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बढ़ते हैं आज की स्टोरी की जानिब। दोस्तों, ये स्टोरी सलमान की है, जिनका ताल्लुक लाहौर से है। चलिए सुनते हैं सलमान की स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम नसीब भाई, मेरा नाम सलमान है और मैं लाहौर का रिहायशी हूँ, मगर काम के सिलसिले में अक्सर मुख्तलिफ शहरों का सफ़र करता रहता हूँ। दफ्तरी जिम्मेदारियाँ कभी कराची ले जाती हैं, कभी इस्लामाबाद और कभी बलूचिस्तान के किसी कोने में। ऐसे ही एक सफ़र पर मैं इस्लामाबाद से लाहौर वापस आ रहा था। ये सर्दियों की एक कहर आलूद रात थी। बारिश मुसलसल हो रही थी और सड़क पर पानी जमा होने से ड्राइविंग मज़ीद मुश्किल होती जा रही थी। गाड़ी के वाइपर्स बार बार शीशे पर पानी साफ करते, मगर फिर भी धुंध और बारिश के कतरों के पीछे मंजर धुंधला सा रहता। रात के 10:30 बज रहे थे। मैंने सोचा था कि आधी रात से पहले लाहौर पहुंच जाऊंगा, मगर बारिश और धुंध ने मेरी रफ्तार आधी कर दी थी। रास्ता जैसे जैसे सुनसान होता जा रहा था, एक अनजाना सा खौफ दिल पर छाने लगा। बाईं तरफ घना जंगल फैला हुआ था, जिसके दरख्त बारिश में ऐसे लग रहे थे जैसे कोई स्याह भूत अपनी बाहें फैलाए खड़ा हो। दाईं तरफ पहाड़ी ढलवानें थीं, जो अंधेरे में और भी खौफनाक नजर आ रही थी। इसी दौरान अचानक गाड़ी ने झटका खाया और फिर एक भयानक खड़खड़ाहट के साथ इंजन बंद हो गया। मैंने कई बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर हर बार सिर्फ बेजान सी आवाज आती और इंजन खामोश हो जाता। दिल में घबराहट बढ़ गई। मैंने जेब से मोबाइल निकाला तो देखा बैटरी सिर्फ 5% रह गई थी और सिग्नल भी कम कम आ रहे थे। बारिश तेज हो चुकी थी। गाड़ी का हीटर बंद होने के बायस सर्दी ने जिस्म में कपकपी तारी कर दी। मैंने शीशा नीचे करके बाहर झांका तो हर तरफ अंधेरा और बारिश की आवाज थी। इस सुनसान सड़क पर दूर दूर तक कोई गाड़ी या रोशनी नजर नहीं आ रही थी। दिल में सवाल उठा कि अब मैं कहाँ जाऊं। फिर अचानक मेरी नजरें आगे बढ़ी। तकरीबन 150-200 मीटर दूर एक जंग आलूद सा बोर्ड बारिश में हिल रहा था। मैंने आंखों पर जोर देकर उस पर लिखे अल्फाज देखने की कोशिश की। धुंधली रोशनी में जो पढ़ा वो ये था, हिल व्यू होटल 300 मीटर। एक लम्हे के लिए दिल को सुकून आया। शुक्र है कोई जगह है जहां रात गुजारी जा सकती है। मगर अगले ही लम्हे एक अजीब सा वहम दिल में उतरा। बोर्ड के टूटे हुए किनारे और धुंधले हरूफ ऐसे लग रहे थे जैसे बरसों से किसी ने इसे छुआ तक ना हो। मैंने सोचा खैर रात गुजारनी है, चाहे जैसा भी होटल है। बैग कंधे पर डाला, गाड़ी को लॉक किया और बारिश में चल पड़ा। रास्ता कीचड़ से भरा हुआ था। जूते हर कदम पर पानी में धंसे जा रहे थे। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे बारिश के साथ कोई अनजानी सरसराहट भी हो। कुछ देर के बाद एक पुरानी इमारत सामने नजर आई। वही हिल व्यू होटल था। इमारत को देखकर दिल में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। दीवारों का रंग जगह जगह से उखड़ चुका था। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और छत के किनारे से बारिश का पानी टपक रहा था। लॉबी के ऊपर एक जंग आलूद बोर्ड लटक रहा था, जिस पर होटल का नाम बमुश्किल पढ़ा जा रहा था। मैं कुछ लम्हे दरवाजे के बाहर खड़ा रहा। बारिश की बूंदें सर और कंधों पर गिरती रही, मगर दिल
कदम उठाने से इनकारी था। ऐसा लग रहा था जैसे उस होटल की दीवारों में कोई अनदेखा राज छुपा हो और अंदर दाखिल होते ही सब कुछ बदल जाएगा। आखिरकार मजबूरन मैंने दरवाजा खोला। अंदर का मंजर बाहर से भी ज्यादा भयानक था। एक बासी सी बू फौरन नाक में घुस गई, जैसे कई दिनों से किसी ने सफाई न की हो। दीवारों पर नमी के धब्बे और मकड़ी के जाले जगह जगह फैले हुए थे। छत से लटका हुआ बल्ब हल्की हल्की रोशनी दे रहा था, जो कमरे के हर कोने में साए पैदा कर रहा था। काउंटर के पीछे एक दुबला पतला बूढ़ा शख्स खड़ा था। उसकी आंखें अंदर को दसी हुई और चेहरे पर कोई तासुर न था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सदियों से वहीं खड़ा हो। मैंने झिझकते हुए सलाम किया। उसने आहिस्ता से सर हिलाया मगर कुछ न बोला। मैंने कहा, भाई, रात के लिए कमरा चाहिए, गाड़ी खराब हो गई है। वो कुछ देर तक मुझे घूरता रहा। उसकी नजरें अजीब थीं, खाली, सर्द और बोझल। फिर धीमी आवाज में बोला, सब कमरे खाली हैं, लेकिन ऊपर की मंजिल के बाएं तरफ का कमरा मत लेना। मैंने थोड़ा हंसने की कोशिश की ताकि माहौल का बोझ कम हो। क्यों, वहां कोई भूत है क्या? उसके चेहरे पर एक साया सा आया। उसकी संजीदगी देखकर मेरी हंसी भी गायब हो गई। मैंने बात को ज्यादा अहमियत नहीं दी और कहा, चलो कोई और कमरा दे दें। बूढ़े ने काउंटर के नीचे से रजिस्टर निकाला, पुराना जर्द और नम सफात वाला रजिस्टर। उसने मेरा नाम लिखने के लिए कलम उठाया, फिर अचानक रुका। ओह, वो बोला, बाकी सब कमरों में मुरम्मत का काम हो रहा है, सिर्फ एक कमरा खाली है। मैंने पूछा, कौन सा? वो लम्हा भर खामोश रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, कमरा नंबर 313। मेरे जिस्म में सर्दी की एक लहर दौड़ गई। शायद उस नंबर की नहुसत या उसके लहजे की संजीदगी थी। मैंने बात को हंसी में उड़ाने की कोशिश की। चलो ठीक है, दे दो। रात के उस वक्त कहाँ और जाऊंगा मैं? बूढ़े ने एक लम्हे के लिए मुझे अजीब नजरों से घूरा, फिर आहिस्तगी से काउंटर के नीचे से एक पुरानी पीतल की चाबी निकाली। उसने चाबी मेज पर रखते हुए बस इतना कहा, ख्याल रखना अपना। मैंने चाबी उठाई। उसका लम्स इतना ठंडा था कि यूं लगा जैसे किसी बर्फ के टुकड़े को छू लिया हो। दिल के अंदर एक बोझ सा बढ़ने लगा। सीढ़ियां चढ़ते हुए बारिश का शोर पीछे रह गया। होटल के अंदर की खामोशी ऐसी थी जैसे कोई अंधी ताकत हर आवाज को निगल रही हो। राहदारी लंबी और सुनसान थी। लाइट के पीले बल्ब और अधूरी रोशनी फैल रहे थे, जिनके नीचे लंबे साए नाच रहे थे। आखिर में एक भारी लकड़ी का दरवाजा नजर आया। इस पर धुंधले हरूफ में लिखा था 313। मैंने चाबी घुमाई। दरवाजा एक खौफनाक चिड़चिड़ाहट के साथ खुला। अंदर कदम रखते ही जैसे किसी ने मेरा दिल जकड़ लिया हो। ठंड की एक लहर पूरे जिस्म में दौड़ गई। कमरा पुराना और बासी बू से भरा हुआ था। लकड़ी का फर्नीचर, धुंधली रोशनी में झिलमिलाती लाल बत्ती और बेड के ऊपर एक पुराना सा आईना। वो आईना अजीब सा था, जैसे सिर्फ अक्स न दिखाता हो बल्कि अंदर कुछ और भी छुपा हो। मैंने बैग रखा और जूते उतारे। कपड़े बदलते हुए बार बार नजरें आईने की तरफ उड़ जाती। कम रोशनी के बावजूद यूं लग रहा था जैसे बेड के करीब कोई धुंधला सा साया खड़ा हो। मैंने पलक झपकी तो वो मंजर गायब हो गया, मगर दिल की धड़कन तेज हो गई। रात 11:30 बज रहे थे। बाहर बारिश थम चुकी थी, मगर खिड़कियों पर बारिश के कतरों का पानी अब भी बह रहा था, जैसे वो कमरे के अंदर घुसने के इंतजार में हो। मैंने बेड पर लेटने की कोशिश की। कंबल बोसीदा था और इससे एक अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे कई सालों से उसे किसी ने धोया ना हो। कमरे की हवा बोझल और नम आलूद थी। हर सांस के साथ ऐसा लगता जैसे कोई जंग आलूद जर्रात मेरे अंदर जा रहे हों। मैंने पहलू बदला और आंखें बंद करने की कोशिश की,
मगर दिल के अंदर एक अजीब सा वहम बार बार उठ रहा था कि मैं अकेला नहीं हूं। चंद लम्हों बाद बेड के नीचे से एक हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई दी। पहले तो मैंने सोचा शायद कोई जुआ होगी, पर जैसे जैसे आवाज बढ़ती गई वो आम खड़खड़ाहट से ज्यादा किसी के घसीटने की आवाज लगने लगी। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई नाखून या हड्डियां फर्श पर रगड़ते हुए चल रहा हो। मेरी रीढ़ की हड्डी में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने हिम्मत जमा करके आहिस्ता से झांक कर बेड के नीचे देखा। वहां अंधेरा था, मगर वाज़ेह तौर पर कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैंने खुद को तसल्ली दी, शायद वहम है या वाकई कोई जानवर होगा, मगर दिल मुतमईन ना हुआ। उसी लम्हे कमरे का लैंप एकदम बुझ गया। कमरा अंधेरे में डूब गया, सिवाय कोने में जलती हुई उस छोटी सी लाल बत्ती के जो हल्की सी झिलमिला रही थी। मैंने नजरें उठाई तो बेड के सामने वाले आईने में धुंधला सा अक्स दिखाई दिया। एक औरत का अक्स। वो बेड के करीब खड़ी थी। लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और इसका सरापा धुंध में लिपटा हुआ लग रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने घबराकर आंखें झपकी। अक्स गायब हो गया। मैंने मुड़कर देखा, कमरा खाली था। अभी मैंने सुकून का सांस लिया ही था कि अचानक दरवाजे की तरफ से दस्तक हुई। टिक 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 3 बार। मेरा हल्क खुश्क हो गया। मैंने डरते डरते पूछा, कौन है? लेकिन आगे से कोई जवाब न आया। कुछ लम्हे बाद दस्तक फिर सुनाई दी, मगर इस बार यह आवाज दरवाजे से नहीं बल्कि दीवार के अंदर से आ रही थी, जैसे कोई दीवार के पीछे चल रहा हो। मेरा जिस्म पसीने से भीग गया। हालांकि कमरे में सर्दी बढ़ती जा रही थी। मैंने मोबाइल निकाला तो बैटरी सिर्फ 1% बाकी रह गई थी। सिग्नल का नामो निशान गायब था। मैंने घबराकर आंखें बंद कर ली और खुद को बहलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही नींद आने लगी मेरे कान के करीब किसी औरत की मध्यम सी हंसी गूंजी। मैंने चौंक कर आंखें खोली। कमरे के कोने में रखी पुरानी कुर्सी पर कोई बैठा था। रोशनी धुंधली थी, मगर मैं साफ देख सकता था कि वो एक औरत थी, सफेद कपड़ों में लिपटी, बाल बिखरे हुए और सर झुका हुआ। मेरे दिल ने धड़कना छोड़ दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता सर उठाकर मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखें, वो आंखें इंसान की नहीं थीं, बिल्कुल स्याह खला की तरह, जिनमें कोई सफेदी ना थी। यूं लग रहा था जैसे आंखों के अंदर कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा है। मैंने जल्दी से कंबल ओढ़ लिया और खुद को छुपाने की कोशिश की, मगर उसी लम्हे कंबल के अंदर किसी के नाखूनों की ठंडी नोक मेरी पसलियों को छूने लगी। मेरे मुंह से आवाज तक ना निकली। कंबल के अंदर ही वो नोक कभी मेरी पसलियों पर, कभी मेरे कंधे पर लगती और मेरे कान के करीब वही औरत की हंसी गूंजती रही। अचानक वो लम्स रुक गया। कंबल के बाहर कदमों की चाप सुनाई देने लगी, हल्की मगर वाज़ेह, ठक ठक ठक। वो कदम बेड के गिर्द घूमने लगे। मैं कंबल के अंदर कांप रहा था। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे लगता था वो बाहर भी सुनाई दे रही होगी। फिर अचानक कदम रुक गए। कमरा मुकम्मल खामोश हो गया, मगर उस खामोशी में भी मैं अपने करीब किसी की सांस सुन रहा था, बिल्कुल कान के पास, इतनी करीब कि जैसे कोई चुप कर मेरी सांसें सूंघ रहा हो। मैंने हिम्मत करके कंबल हटाया। सामने कुछ न था, लेकिन आईने में वो मौजूद थी। इस बार उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। आंखों के स्याह गड़े, खून से लुथड़े होंठ और एक खौफनाक मुस्कुराहट। वो आईने के अंदर खड़ी थी और अपना हाथ आईने की सतह पर रगड़ रही थी। उसके नाखून आईने को खुरच रहे थे और ये आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। फिर अचानक उसके होंठ हिले। मैंने देखा वो कह रही थी, तुम भी यहां रह जाओगे हमेशा के लिए। मैं पीछे हटते हटते बेड के कोने से टकरा गया। दिल हलक में आ गया। मैंने घबराकर बेड से छलांग लगाई और सीधा दरवाजे की तरफ दौड़ा।
चाबी घुमाई, मगर जैसे किसी ने इसे अंदर से जैम कर दिया हो। मैं पूरी ताकत लगाकर चाबी घुमाता रहा, मगर चाबी 1 इंच भी ना हिली। मेरे पीछे अचानक दौड़ने की आवाजें आने लगी, जैसे कोई पूरे कमरे में अंधाधुंध भाग रहा हो। मैं डरते डरते पलटा। कमरा खाली था, लेकिन फर्श पर पानी के गीले कदमों के निशान जाहिर होने लगे, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई नंगे पांव चल रहा हो। वो निशान आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगे। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने घबराहट में दरवाजा जोर से पीटना शुरू कर दिया। खोलो, कोई है? खोलो, दरवाजा खोलो। मगर बाहर से कोई जवाब ना आया। फिर एक लम्हे बाद एक कांपती हुई मध्यम सी आवाज सुनाई दी, वही बूढ़ा जो रिसेप्शन पे मुझे मिला था। दरवाजे के सामने मत आना, वरना वो तुम्हें ले जाएगी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने चीखकर कहा, कौन? ये सब क्या है? मगर अगले ही लम्हे खामोशी छा गई। सिर्फ हवा का एक तेज झोंका आया और फिर अचानक कमरे का लैंप खुद ब खुद जल उठा। रोशनी के साथ मेरा दिल दहल गया। कमरे की एक दीवार नमी से भरी हुई थी और उस पर हाथों के वाज़ेह निशानात बने हुए थे, छोटे बड़े कई हाथ, ऐसे जैसे कोई अंदर से दीवार को जोर जोर से पीट रहा हो। हर थप्पड़ की गूंज मेरे कानों के पर्दे फाड़ रही थी। ठप ठप ठप। मैंने खौफजदा आंखों से देखा कि वो हाथों के निशान आहिस्ता आहिस्ता नीचे से ऊपर जा रहे थे और फिर उनके बीच एक स्याह धुंधला सा साया उभरने लगा। ये साया बड़ा होता गया और आखिरकार एक इंसानी शक्ल इख्तियार कर गया। वही औरत थी, मगर इस बार उसका जिस्म आम न था। उसकी हड्डियां अजीब जावियों में मुड़ी हुई थी, जैसे कई जगह से टूटकर दोबारा जुड़ गई हों। जब वो हरकत करती तो हड्डियों के चिरचिराने की आवाज आती। वो आहिस्ता आहिस्ता दीवार से बाहर निकल आई। उसकी आंखों के गड्ढे और भी स्याह हो गए थे और उसकी टांगें ऐसे चल रही थी जैसे किसी ने इन्हें तोड़कर जोड़ दिया हो। मेरी सांस रुक गई। वो जमीन पर रेंगने लगी। उसके नाखून फर्श पर रगड़ खा रहे थे। हर खुरच की आवाज दिल को चीरती हुई महसूस हो रही थी। मैंने फिर दरवाजा खोलने की कोशिश की। इस बार चाबी घूम गई, जैसे किसी ने एक लम्हे के लिए कैद खोल दी हो। मैं तेजी से दरवाजा खोलकर राहदारी में भागा। कदमों की चाप मेरे पीछे गूंज रही थी। वो औरत मेरा पीछा कर रही थी या उसकी आवाज, मैं नहीं जानता। नीचे लॉबी तक पहुंचने में मुझे अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई। काउंटर के पीछे वही बूढ़ा खड़ा था, मगर इस बार उसके चेहरे पर दहशत की परछाई थी। उसने सर झटकते हुए कहा, मैंने कहा था ना 313 मत लेना। मैं हाँफते हुए बोला, ये सब क्या है? वो औरत कौन है? बूढ़े ने कांपते होंठों से आहिस्ता आहिस्ता बताया, 3 साल पहले उसी कमरे में एक औरत का कत्ल हुआ था। उसका शौहर शराब के नशे में पागल हो गया और इसे बेड के पास मार डाला। लाश को उस आईने के पीछे छुपा दिया। उस दिन के बाद जो भी 313 में ठहरा, या तो सुबह मुर्दा मिला या फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। मेरे पैरों के तले से जमीन खिसक गई। बूढ़े ने खौफजदा नजरों से मेरी तरफ देखा और बोला, अब देर हो चुकी है, तुमने उसे देख लिया है, अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मैंने मोबाइल निकाला। उस पर सिर्फ बैटरी लो लिखा था और फिर वो बंद हो गया। मैंने बूढ़े से कहा, मुझे बाहर जाना है अभी। वो लरजती हुई आवाज में बोला, बाहर जा सकती हो, मगर याद रखो मेन गेट कभी आसानी से नहीं खुलता। मैं भागकर मेन गेट की तरफ गया, मगर जैसे ही मैंने उसे धकेलने की कोशिश की, वो खुद ब खुद जोर से बंद हो गया, ऐसे जैसे किसी नजर ना आने वाले हाथ ने इसे अंदर से धकेल दिया हो। पूरे होटल में अंधेरा फैल गया। बल्ब एक एक करके बुझ गए। सिर्फ एक रोशनी बाकी थी। राहदारी का आखिरी कमरा 313।
का दरवाजा खुला था। अंदर से वही लाल बत्ती जल रही थी। वो बत्ती ऐसे झिलमिला रही थी जैसे मुझे बुला रही हो। मेरे कानों में अचानक वही औरत की सरसराहट उमड़ी, वापिस आओ, कमरा खाली है तुम्हारे लिए। मेरी सांसें तेज हो गई। मैं पलटा और रिसेप्शन की तरफ दौड़ा, मगर काउंटर के पीछे वो बूढ़ा अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसकी आंखें अजीब सुर्खी में डूबी हुई थी और होंठों पर एक कड़ी मुस्कुराहट थी। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा कि सब क्या है, मुझे बाहर जाने दो। बूढ़ा आहिस्ता आहिस्ता बोला, बाहर का रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। जो एक बार उसे देख ले वो फिर खाली वापस नहीं जाता, या तो मर कर या फिर उसके साथ। मैंने घबराकर कहा, क्या मतलब? बूढ़े की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। उसे एक जिस्म चाहिए नई जिंदगी के लिए। तुम उसका इंतखाब बन गए हो, लेकिन एक रास्ता है, एक समझौता। मेरे कान खड़े हो गए। क्या? कैसा समझौता? बूढ़ा धीरे धीरे बोला, अगर तुम दूसरों को उस कमरे में लाकर छोड़ दो तो वो तुम्हें छोड़ देगी। तुम जिंदा बच सकते हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं कांपती हुई आवाज में चीखा, तुम पागल हो, मैं किसी को नहीं लाऊंगा। बूढ़ा जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे वीरान होटल में गूंज उठी। सब यही कहते हैं, लेकिन आखिर में सब टूट जाते हैं। अपनी जान बचाने के लिए इंसान कुछ भी कर गुजरता है। उसी लम्हे अचानक 313 के दरवाजे से एक जोरदार धमाका हुआ। सिर्फ रोशनी तेजी से फैलने लगी और फिर वो औरत बाहर निकल आई। उसकी आंखों के गड्ढे खाली और स्याह थे। उसका मुंह कान से कान तक चीरा हुआ लग रहा था। उसके नाखून जमीन पर रगड़ खा रहे थे। मैं भागने लगा। मैंने हर कमरे का दरवाजा खोला, मगर हर कमरा खाली था। खिड़कियां बंद, दीवारों पर नमी और टूटे आईने। औरत की आवाज पूरे होटल में गूंज रही थी, मुझे मत छोड़ो, तुम मेरे हो। मैंने आखिरी कोशिश में मेन गेट को धकेलने की कोशिश की। हैरत अंगेज तौर पर उस बार वो खुल गया। मैं अंधाधुंध बाहर सड़क पर निकल गया। बारिश अभी भी हो रही थी और धुंध ने सब कुछ ढांप रखा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। होटल की इमारत बिल्कुल अंधेरों में डूब रही थी। सिर्फ एक खिड़की रोशन थी, कमरा नंबर 313। वहां वही औरत खड़ी थी और उसके पीछे बूढ़ा भी। दोनों मुझे घूर रहे थे। मेरा जिस्म कांपने लगा। मैं भागता चला गया। अब महीने गुजर चुके हैं। मैं वापस अपने शहर आ गया, मगर अक्सर रात ख्वाब में वही औरत नजर आती है। कभी मेरे कमरे के आईने में, कभी मेरे दरवाजे पर। फिर एक रात मैंने ख्वाब में देखा, वो औरत मेरे बेड के पास खड़ी है। उसने वही सरगोशी की, अगर जिंदा रहना है तो किसी और को ला, कमरा खाली है। मैं पसीने में शराबूर जा उठा, लेकिन तब मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। कमरे की खिड़की खुद ब खुद खुली हुई थी। हवा के साथ साथ अंदर से वही बोसीदा खुशबू आ रही थी। मैंने कांपते हुए इधर उधर देखा और वहां मेरे बेड के पास गीली जमीन पर कदमों के निशान थे। जी दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर आप यहाँ के किसी जानने वाले के साथ कोई ऐसा खौफनाक या नाकाबिले फरामोश वाकया पेश आया हो और आप उसे हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद मेरे व्हाट्सएप नंबर पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरे घर वालों को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने चाहा तो मिलते हैं किसी और खौफनाक स्टोरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।